आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो दशकों से मतलब कई पीढ़ियों से कल्पना और डर दोनों को हवा देता रहा है। बरमूडा ट्रायंगल। बिल्कुल। बरमूडा ट्रायंगल। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इस रहस्य के अलग-अलग पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। कुछ चश्मदीदों के बयानों से लेकर वो भूवैज्ञानिक विश्लेषण तक। हमारा मकसद सिर्फ पुरानी कहानियों को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि क्या सच में यहाँ कोई रहस्य है या ये सिर्फ भूगोल, मौसम और शायद इंसानी गलतियों का एक घातक संगम है। असल में इन स्रोतों को एक साथ देखने पर एक दिलचस्प तस्वीर उभरती है। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि कुछ खास परिस्थितियों का एक कह सकते हैं परफेक्ट स्टॉर्म है। परफेक्ट स्टॉर्म। हाँ, एक तरफ अटलांटिक महासागर का एक बेहद व्यस्त रास्ता, दूसरी तरफ अप्रत्याशित मौसम और इन सबके नीचे दुनिया की कुछ सबसे गहरी समुद्री खाइयां। तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। हाँ, कि क्या बरमूडा ट्रायंगल कोई अलौकिक पहेली है या प्रकृति की ताकत का एक क्रूर प्रदर्शन। चलिए इस समुद्री रहस्य की तह तक चलते हैं। तो शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। ये जगह जिसके बारे में इतनी बातें होती हैं, आखिर है कहाँ और कैसी? स्रोत बताते हैं कि ये अटलांटिक महासागर में है। मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच का एक काल्पनिक त्रिकोण। काल्पनिक मतलब नक्शे पर कोई लाइन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नक्शे पर देखें तो ये कोई खास जगह नहीं लगती, बस खुला समुद्र है। और शायद यही इसका पहला धोखा है। बिल्कुल। ऊपर से शांत दिखने वाले इस पानी के नीचे जबरदस्त हलचल है। एक तो यहाँ गल्फ स्ट्रीम नाम की एक बहुत तेज समुद्री धारा बहती है। अच्छा। ये एक तरह से समुद्र के अंदर एक नदी है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि अगर कोई जहाज या विमान दुर्घटनाग्रस्त हो तो ये उसके मलबे को घंटों के अंदर सैकड़ों किलोमीटर दूर बहा कर ले जा सकती है। ओहो, मतलब खोजबीन शुरू होने से पहले सबूत गायब। हाँ, यही वजह है कि यहाँ सबूत मिलना इतना मुश्किल हो जाता है। और स्रोतों में इस इलाके के मिजाज का जिक्र भी बड़े अजीब ढंग से किया गया है। हाँ। मैंने पढ़ा जैसे समुद्र की काली सतह, अचानक अजनबी होता आसमान, पागलों की तरह घूमता नेविगेशन सिस्टम। हाँ, ये शब्द सिर्फ एक भौगोलिक लोकेशन का जिक्र नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसे माहौल की तस्वीर खींच रहे हैं जहां प्रकृति के नियम टूटते हुए महसूस होते हैं। बिल्कुल। और इसी वजह से एक सवाल उठता है जो हर घटना के केंद्र में है। आखिर यहाँ गायब होने वाली चीजें बिना कोई निशान छोड़े कहाँ चली जाती हैं? सही बात है। चीजों का दुर्घटनाग्रस्त होना एक बात है, लेकिन उनका इस तरह गायब हो जाना जैसे वो कभी थे ही नहीं, यही इस रहस्य को जिंदा रखता है। और इस गायब होने की सबसे बड़ी और शायद सबसे डरावनी कहानी है फ्लाइट 19 की। हाँ। इसी एक घटना ने तो बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया भर में कुख्यात कर दिया। हाँ, 5 दिसंबर 1945 द्वितीय विश्व युद्ध अभी खत्म हुआ था। 5 अमेरिकी टॉर्पीडो बॉम्बर विमान, जिन्हें फ्लाइट 19 कहा जाता है, फ्लोरिडा से एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकले। और पायलट भी अनुभवी थे, कोई नौसिखिए नहीं थे। बिल्कुल नहीं, सभी अनुभवी थे। और मिशन के लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर को तो हजारों घंटों की उड़ान का अनुभव था। मौसम साफ था, विमान पूरी तरह ठीक थे, मतलब सब कुछ सामान्य था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कोई नहीं समझ पाया। मिशन शुरू होने के करीब 1.5 घंटे बाद कंट्रोल टावर को लेफ्टिनेंट टेलर की एक घबराई हुई आवाज सुनाई दी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, मेरे दोनों कंपास काम नहीं कर रहे हैं, हम रास्ता भटक गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पश्चिम किधर है, जबकि फ्लोरिडा लौटने के लिए उन्हें बस पश्चिम की ओर ही उड़ना था। बिल्कुल। जरा सोचिए, 5 विमानों का एक पूरा स्क्वाड्रन, जिनके पास अपने अपने उपकरण हैं और सभी एक साथ दिशा भ्रम का शिकार हो जाते हैं। ये तो बहुत अजीब है। कंट्रोल टावर ने उन्हें सूरज की स्थिति के हिसाब से अंदाजा लगाने को कहा, लेकिन उनका जवाब और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, हमें नहीं पता कि सूरज कहाँ है। सब कुछ अजीब लग रहा है, जैसे हम किसी सफेद पानी में घुस गए हों। सफेद पानी, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये आज भी बहस का विषय है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि शायद ये अचानक बना कोई घना कोहरा था, या फिर समुद्र की सतह पर उठी असामान्य लहरों की वजह से आसमान और पानी का फर्क मिट गया था। कुछ भी हो, वो डरावना रहा होगा। बहुत ज्यादा। जो भी हो, इसके बाद उनकी आवाज कमजोर पड़ती गई और फिर सिर्फ खामोशी। 5 विमानों से संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। एक मिनट, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब उन्हें बचाने के लिए भी तो कोई गया होगा। और यहीं पर यह हादसा
एक रहस्य में बदल जाता है। जैसे ही फ्लाइट 19 से संपर्क टूटा, नौसेना ने तुरंत एक बड़ा बचाव अभियान शुरू किया। एक विशाल मार्टिन मैरिनर रेस्क्यू प्लेन, जिसमें 13 क्रू सदस्य थे, उन्हें खोजने के लिए भेजा गया। लेकिन उड़ान भरने के सिर्फ 27 मिनट के बाद वो रेस्क्यू प्लेन भी रडार से गायब हो गया। क्या? ये तो अविश्वसनीय है। मतलब बचाव के लिए भेजा गया विमान भी गायब हो गया। हाँ। स्रोतों में इस पर क्या लिखा है कि ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, मार्टिन मैरिनर विमानों की एक तरह से कुख्याति थी। उन्हें उड़ने वाला गैस टैंक कहा जाता था। उड़ने वाला गैस टैंक? हाँ, क्योंकि उनमें ईंधन बहुत ज्यादा होता था और एक छोटी सी चिंगारी से भी उनमें विस्फोट हो सकता था। अच्छा? उस रात उस इलाके में मौजूद एक जहाज ने आसमान में एक आग का गोला देखने की रिपोर्ट दी थी। तो सबसे बड़ी संभावना यही है कि विमान में विस्फोट हो गया। लेकिन यहाँ भी वही सवाल है। अगर विस्फोट हुआ तो समुद्र की सतह पर तेल का एक बड़ा धब्बा या विमान का मलबा तो मिलना चाहिए था। कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। एक ही शाम में 6 विमान और 27 लोग बिना कोई निशान छोड़े अटलांटिक महासागर में समा गए। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्या? अगर हम एलियन वाली थ्योरीज को एक तरफ रखते हैं तो क्या विज्ञान के पास इसका कोई जवाब है? सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो है कंपस का फेल होना। हाँ, और ये चुंबकीय विसंगति वाली थ्योरी का आधार है। स्रोत बताते हैं कि पृथ्वी की जो पपड़ी है वो यहाँ कुछ जगहों पर असामान्य रूप से पतली है। अच्छा। और समुद्र के नीचे ज्वालामुखी गतिविधियां होती रहती हैं। संभव है कि समुद्र की तलहटी में मौजूद लौह अयस्क की विशाल चट्टानें एक ऐसा शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाती हों जो न सिर्फ पुराने मैग्नेटिक कंपास बल्कि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन सिस्टम को भी भ्रमित कर सकता है। ये एक दिलचस्प बात है। और एक और बार, बर्म्यूडा ट्रायंगल उन कुछ जगहों में से है जहां से एगोनिक लाइन गुजरती है। एगोनिक लाइन वो क्या है? ये एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जहां पृथ्वी का चुंबकीय उत्तर और भौगोलिक उत्तर दोनों एक सीध में होते हैं। ओके। इससे कंपास में पहले से ही मामूली गड़बड़ी की आशंका रहती है और एक स्थानीय चुंबकीय विसंगति उस गड़बड़ी को कई गुना बढ़ा सकती है। लेकिन ये थ्योरी थोड़ी पुरानी नहीं लगती? मतलब आज के जमाने में जब जीपीएस और सैटेलाइट नेविगेशन है। सही सवाल है। जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करते। हाँ, तो क्या सिर्फ एक मैग्नेटिक गड़बड़ी से विमान गायब हो सकता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। आज के आधुनिक विमानों और जहाजों के लिए शायद ये थ्योरी उतनी प्रासंगिक नहीं है। उनके पास बैकअप सिस्टम होते हैं। सही बात है। लेकिन फ्लाइट 19 के जमाने में जब पायलट पूरी तरह से कंपास पर निर्भर थे, तब ये एक बड़ी वजह हो सकती थी। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि ये हर घटना को नहीं समझा सकती। तो हमें दूसरे कारकों पर भी गौर करना होगा। और शायद सबसे बड़ा कारक है यहाँ का मौसम। मौसम? लेकिन फ्लाइट 19 के दिन तो मौसम साफ बताया गया था। और यहीं पर बर्म्यूडा ट्रायंगल का मौसम इतना खतरनाक हो जाता है, यहाँ माइक्रो वेदर सिस्टम बनते हैं। माइक्रो वेदर मतलब बेहद स्थानीय, अचानक और विनाशकारी तूफान। कुछ पायलटों और नाविकों ने जो अपनी आंखों से देखा है वो हैरान करने वाला है। उन्होंने बादलों में बनी हेक्सागोनल यानी षटकोणीय दीवारों का जिक्र किया है। षटकोणीय दीवारें बादलों में? हाँ, कल्पना करके देखिए कि आसमान से देखने पर समुद्र के ऊपर बादलों का एक विशाल मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ है। मधुमक्खी का छत्ता, ये सुनने में बहुत अजीब है। और ये उतना ही खतरनाक भी है। सैटेलाइट इमेजरी ने भी इस तरह के बादलों की पुष्टि की है। सच में? हाँ, वैज्ञानिक मानते हैं कि इन षटकोणीय बादलों के किनारों से ठंडी हवा एक एयर बम की तरह सीधे नीचे समुद्र की ओर 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गिरती है। 170 मील प्रति घंटा? हाँ, और ये हवा जब समुद्र की सतह से टकराती है तो 45 से 50 फीट यानी 4 मंजिला इमारत जितनी ऊंची लहरें पैदा कर सकती है। इन्हें दुष्ट लहरें भी कहते हैं। तो अगर कोई जहाज या नीचे उड़ रहा विमान अचानक ऐसी लहर के सामने आ जाए, वो उसे खिलौने की तरह पलट सकती है। और क्योंकि ये सब कुछ मिनटों में होता है, किसी को मदद के लिए संदेश भेजने का मौका भी नहीं मिलता होगा। बिल्कुल। और एक और थ्योरी है जो जहाजों के गायब होने की व्याख्या कर सकती है, और वो है मीथेन हाइड्रेट्स। मीथेन हाइड्रेट्स? समुद्र की तलहटी में भारी दबाव और कम तापमान के कारण मीथेन गैस बर्फ के क्रिस्टल में जम जाती है। अगर समुद्र के तापमान में थोड़ा भी बदलाव हो या कोई छोटा मोटा भूकंप आए
तो ये जमी हुई गैस अचानक एक विशाल बुलबुले के रूप में निकल सकती है। और उससे क्या होगा? वो गैस का बुलबुला जब ऊपर उठता है तो अपने आसपास के पानी के घनत्व को, मतलब डेंसिटी को, एकदम से कम कर देता है। अच्छा। अगर कोई जहाज ठीक उसी समय उस जगह के ऊपर से गुजर रहा हो तो वो अपनी उछाल खो देगा और पत्थर की तरह सीधा नीचे डूब जाएगा, बिना किसी चेतावनी के। बिना किसी चेतावनी के, इतनी तेजी से कि किसी को कुछ समझने का मौका ही न मिले। और मान लीजिए कि इन सब वजहों से कोई हादसा हो भी गया तो मलबा क्यों नहीं मिलता? वही सवाल फिर से। यहीं पर इस इलाके की बनावट तस्वीर में आती है। यहाँ प्यूर्टो रिको ट्रेंच जैसी खाइयां हैं जो लगभग 8 किलोमीटर गहरी हैं। 8 किलोमीटर? हाँ, ये माउंट एवरेस्ट को उल्टा करने से भी ज्यादा गहरा है। अगर कोई जहाज या विमान का मलबा इन खाइयों में गिरता है तो उसे खोजना आज की सबसे आधुनिक तकनीक से भी लगभग नामुमकिन है। तो ये तो एक घातक संयोजन है। बिल्कुल, एक चुंबकीय विसंगति जो आपको रास्ता भटका सकती है, एक अप्रत्याशित तूफान जो आपको पल भर में नष्ट कर सकता है, और एक अथाह गहराई जो हर सबूत को हमेशा के लिए निगल सकती है। लेकिन दुनिया में और भी तो गहरी खाइयां हैं, जैसे प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच। तो फिर सिर्फ यहीं पर चीजें इस तरह क्यों गायब होती हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब उसी परफेक्ट स्टॉर्म वाले आइडिया में छिपा है। दूसरी जगहों पर शायद गहरी खाइयां हैं, लेकिन वहां गल्फ स्ट्रीम जैसी तेज धारा और बर्मुडा ट्रायंगल जैसा अप्रत्याशित माइक्रो वेदर सिस्टम एक साथ नहीं है। अच्छा। और सबसे जरूरी बात, ये दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग और एयर रूट्स में से एक है। जहां ज्यादा ट्रैफिक होगा वहां हादसों की संभावना भी ज्यादा होगी। मतलब ये सिर्फ संयोग और ज्यादा ट्रैफिक का मामला हो सकता है? काफी हद तक। ज्यादातर रिपोर्ट किए गए मामले असल में साधारण तकनीकी खराबी या इंसानी गलती का नतीजा थे, जिन्हें बाद में रहस्य का रंग दे दिया गया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड भी आधिकारिक तौर पर बर्मुडा ट्रायंगल को किसी विशेष खतरे वाले इलाके के रूप में नहीं मानता। तो इन सब का क्या मतलब है? चलिए इसे समेटते हैं। हमने देखा कि बर्मुडा ट्रायंगल एक वास्तविक भौगोलिक इलाका है। हमने फ्लाइट 19 जैसी रहस्यमय घटनाओं के बारे में जाना, जहां सबूतों का पूरी तरह से अभाव इस रहस्य को और भी गहरा बना देता है। हाँ, और हमने संभावित वैज्ञानिक कारणों पर भी नजर डाली। चुंबकीय विसंगतियां, चरम मौसम, मीथेन गैस और समुद्र की अथाह गहराई। तो स्रोतों से जो सबसे बड़ा आइडिया निकल कर आता है वो ये नहीं है कि यहाँ कोई एक रहस्यमयी ताकत है, नहीं, बल्कि ये कि बर्मुडा ट्रायंगल 3 चीजों का एक परफेक्ट स्टॉर्म है। भूगोल जो गलतियों की गुंजाइश नहीं छोड़ता, मौसम जो अचानक धोखा देता है, और समुद्र की गहराई जो हर सबूत को मिटा देती है। कोई एक चीज नहीं, बल्कि तीनों का एक साथ होना इसे घातक बनाता है। बिल्कुल। और यहीं पर हमारे स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर बात खत्म करते हैं। वो कहते हैं, अगर ये सब सामान्य घटनाएं हैं तो दुनिया के बाकी महासागर ऐसा क्यों नहीं है? और हर गवाही एक गहरी चुप्पी पर ही क्यों खत्म हो जाती है? सही बात है। फ्लाइट 19 के पायलट की आखिरी आवाज या दूसरे चश्मदीदों के अनुभव सभी एक ऐसे बिंदु पर आकर रुक जाते हैं जहां सब कुछ खामोश हो जाता है। शायद असली रहस्य गायब हुए जहाज या विमान नहीं, बल्कि जवाबों का गायब हो जाना है। हर बार जब हम एक पहेली सुलझाने के करीब पहुंचते हैं तो सबूत ही गायब हो जाते हैं, और यही अधूरी कहानियां इस रहस्य को जिंदा रखती हैं। तो ये हमें किस अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है? स्रोत हमें एक ज्यादा गहरे सवाल के साथ छोड़ते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल सच क्या है? अजीब मौसम, घातक मैग्नेटिक फील्ड, या ये सिर्फ इंसानी अहंकार की एक कहानी है? इंसानी अहंकार? हाँ, हम ये मानने लगे हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी ने प्रकृति पर विजय पा ली है, कि हम हर चीज को नियंत्रित कर सकते हैं। और ये जगह हमें बार बार याद दिलाती है कि समुद्र के अपने नियम हैं और हम आज भी उसके सामने बहुत छोटे हैं। ये सोचने वाली बात है कि क्या कुछ रहस्य सुलझाने के लिए नहीं होते, बल्कि हमें हमारी सीमाएं याद दिलाने के लिए होते हैं। बिल्कुल। शायद बर्मुडा ट्रायंगल का सबसे बड़ा सबक यही है। जैसा कि एक स्रोत के अंत में कहा गया है, यह समुद्र सिर्फ जहाज़ों को नहीं निगलता, यह हमारी निश्चितता को भी निगल जाता है। वाह। और जब तक हम ये स्वीकार नहीं करते कि प्रकृति के कुछ कोने अभी भी हमारी समझ से परे हैं, तब तक ये रहस्य हमारी कल्पना को चुनौती देता रहेगा।